नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश तेजस्वी की बातें इस वक्त निकल करके उनके बयान आ रहे हैं। ऐसा प्रतीक हो रहा है कि दोनों मिल गए, एकजुट हो गए हैं दोनों। और इस वक्त राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है। अब ऐसे में अमित शाह असमंजस परिस्थिति में पड़ गए, करे तो क्या करें, भागे भागे पहुंचे। और 5वां कैंडिडेट जो राज्यसभा का होगा वह बहुत निर्णायक होगा। ऐसे में विपक्ष के हाथ मौका न चला जाए तो अमित शाह भी हार गए। लेकिन सवाल यह है कि अमित शाह सिर्फ राज्यसभा की उन सीटों पर अपने कैंडिडेट के लिए गए हैं या फिर प्लान बी नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने का, जो भारतीय जनता पार्टी का ख्वाहिश है बिहार के अंदर अपना सीएम बनाने का, उसके लिए पहुंचे हैं। यह बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें और भी गहराती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का सीएम का सपना और भी चकनाचूर होते जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को फोन करके बुलाया था और आरसीपी सिंह अब जेडीयू के फिर होने वाले हैं, यानी कि घर वापसी करने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा यह दोनों जेडीयू में एकजुट होकर के नीतीश के साथ आ जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए नामुमकिन सा शब्द हो जाएगा बिहार में सीएम बना पाना, नंबर 1 पार्टी होने के बावजूद। आखिर ऐसी क्यों परिस्थितियां बन रही है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अंदर? आरसीपी सिंह, मनीष वर्मा क्या इतने कारगर साबित हो रहे हैं, इतने मजबूत परिस्थिति में है? कहा जाता है कि मनीष वर्मा को जिस तरह से संजय झा और ललन सिंह ने मिल करके दूर नीतीश कुमार से किया था, लेकिन अचानक जब बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को अपने नजदीक फिर कर लिया दूर से, और एक जेडीयू के अंदर भारी भरकम स्लीपर सेल तैयार करने के लिए जिस तरह संजय झा और ललन सिंह ने टिकट बांटे थे, नीतीश कुमार ने उस वक्त जब टिकट वापस लेकर के फिर अपने नजदीकियों को टिकट दे दिया तो उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी का प्लान धराशायी हो गया और संजय झा और ललन सिंह का आईना की तरफ उनका नीयत और मकसद दोनों साफ हो गया था। यानी कि नीतीश कुमार ने उस वक्त भी बहुत धैर्यपूर्ण कार्य किया। अब आरजेडी के पास जो 25 विधायक हैं, आरजेडी को अगर अपना राज्यसभा सांसद चुन करके भेजना है या फिर तेजस्वी यादव को ही खुद क्यों न जाना पड़े, तो ऐसे में तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार का साथ चाहिए। और अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी से ऐसे मौके पर मिल गए। लेकिन एक खबर निकल करके और आ रही है चर्चा में यह खबर आ गई है कि अब नीतीश और नायडू को ऑफर एक बार फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से गया है। इन बातों की चर्चा है और अगर नीतीश और नायडू को ऑफर फिर एक बार गया है तो इस ऑफर को कोई वजह नहीं बचेगा कि नीतीश या नायडू इन दोनों में से कोई एक ठुकराए, क्योंकि यह हालात एकदम माकूल है समर्थन वापस लेने का। और यही सब भापने के लिए अमित शाह बिहार पहुंच गए। कामयाबी क्या मिलेगी, किसे कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि अमित शाह की चाणक्य नीति कही जाती है और विपक्ष कहता है कि एक दिन ईडी दे दो, तुम्हारी सारी चाणक्य नीति मैं निकलवा दूंगा।
तो अमित शाह की चाणक्य नीति क्या है? तो अमित शाह की चाणक्य नीति ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है। यह तीन ब्यूरोक्रेसी के जो अभिन्न अंग है, ये सरकार के अभिन्न अंग है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से इनकम आय को लेकर के हथौड़ा चलता है, और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग पर ठोकती है, और सीबीआई जांच पर ठोकती है। तो इन तीनों का जो हथौड़ा मिला करके एक चाणक्य नीति बना दी गई है कि यही चाणक्य नीति है, जब लोग परेशान होते हैं तो अपने आप चले आते हैं भाजपा के साथ। उसमें बड़ी दूरी हो गई है, यानी कि बहुत पतली हो गई है लाइन। अब अमित शाह उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि सरकार अब बहुत बुरी तरह से घिरी हुई। सरकार की असलियत सामने आ रही है, और अब तब वाली परिस्थिति आ रही, तो वह संस्थाएं भी उतनी गंभीरता से इनके साथ काम नहीं कर रही हैं। और दूसरा चीज कि वह उनमें भी कुछ इनसे जो मिले हुए, जिनके इतिहास 12 सालों में काले हो गए हैं, तो उनके ऊपर न कार्रवाई हो जाए, ऐसे में वह इनके साथ है, वही लोग इनके साथ है जो इनके साथ उसमें लिप्त थे असूली में, जो अपना भी घर भर रहे थे और इनका भी घर भर रहे थे। वह हर संभव प्रयास सरकार को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो वह विपक्ष के ऊपर थोड़ा शिकंजा कस रहे हैं। लेकिन जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, वह भी डरे हुए हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के इनकी चाणक्य नीति जिस बदौलत चल रही थी, वह किला डरा और सहमा हुआ है। जब वह किला डरा हुआ है, तो सरकार डरी हुई है कि सत्ता चली जाएगी क्या। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल मेरठ में भाषण दे रहे थे, तो उनके चेहरे पर वह खौफ और डर साफ साफ दिख रहा था कि वह बहुत ज्यादा कुछ डर गए हैं। क्योंकि डरना चाहिए, डर जरूरी है, लेकिन वह डर किस तरह का है? क्या अपने गुनाहों का डर है, या अच्छे कर्म का डर है? तो अच्छे तो कितने 12 सालों में इस सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, यह देश से ज्यादा कोई नहीं बता सकेगा। ऐसे में इस सरकार के खिलाफ जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, और जो नए नए सबूत आ रहे हैं एप्स्टीन से, और ट्रंप जिस तरह से इनके ऊपर हावी हो चुका है, यानी कि अब मोदी जी निर्भर हो गए हैं ट्रंप पर। जो आत्मनिर्भर की बात कहते थे, वह खुद ट्रंप पर निर्भर हो गए हैं। तो सरकार के लिए यह बड़ी नई संकट और सरकार जाने वाली नौबत हो गई है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर विपक्ष के साथ नजदीकियां बढ़ाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत होगी। तो अमित शाह पहुंचे, दोनों काम, मौका लगे तो अपना सीएम बनाने की भी कोशिश कर लेंगे, और नहीं लगा तो समझाने बुझाने की कोशिश कर लेंगे। तो समझाने बुझाने की नीतीश कुमार समझने को तैयार नहीं। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। दोनों चीजें, नीतीश तेजस्वी को के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, या तेजस्वी यादव से सपोर्ट जेडीयू के एक और कैंडिडेट के लिए करा लिया जाएगा। क्योंकि आईपी गुप्ता महागठबंधन के हैं, लेकिन असुद्दीन ओवैसी से जाकर हैदराबाद में मिले, और बिहार में भी असुद्दीन ओवैसी के सभी 5 विधायकों से और बहुजन समाज पार्टी के विधायक से मुलाकात किए। ऐसे में अमित शाह की क्या रणनीति होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक और दूसरी चीज आप दर्शकों को जानना जरूरी है कि पप्पू यादव को कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी बिहार में देने जा रही है, और पप्पू यादव कांग्रेस के लिए बिहार में अब एक नई भूमिका में आप दर्शकों को आने वाले वक्त में नजर आएंगे। और पप्पू यादव कांग्रेस के लिए सक्रिय होना, चूंकि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है, और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, और सिर्फ वह सांसद निर्दलीय हैं,
क्योंकि पार्टी से टिकट उन्हें नहीं मिला, क्योंकि वह सीट पूर्णिया की कांग्रेस के पास नहीं थी। लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस की हर बैठकों में शामिल होते हैं और हर फैसले में भी शामिल रहते हैं, राय मशवरे में भी शामिल रहते हैं। ऐसे में पप्पू यादव के हाथ कांग्रेस एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बिहार की देने की तैयारी में है, जो पप्पू यादव चाहते थे वह। और पप्पू यादव की ही सलाह पर पप्पू यादव ने जो भी बातें आरजेडी को लेकर, आरजेडी से गठबंधन से अलग हो जाने के लिए लेकर के जो भी पप्पू यादव ने कही थी, वजहें बताई थी, वह वजह सही निकली और वह बातें भी सही निकली। तो अब कांग्रेस पप्पू यादव को जिम्मेदारी दे करके एक बड़े मुख्य अहम पद पर रख करके बिहार के अंदर और कांग्रेस को बिहार में फिर एक बार नए सिरे से खड़ा करने के प्रयास में चल रही है। अब आते हैं कि कहा जा रहा है कि ऑफर दिया गया नीतीश कुमार को और नायडू को, तो क्या नीतीश और राहुल में कोई बात हुई है? क्योंकि नीतीश और राहुल की बात अगर कहें तो राहुल गांधी ने जब पिछली बार माहौल गड़बड़ हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के आतंक जो कहते हैं बहुत ज्यादा बढ़ा था, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे नीतीश कुमार को, और कांग्रेस भी कही थी कि प्रधानमंत्री बन जाइए, आइए, हम पूरे सांसदों का समर्थन देंगे, हमें सरकार में हिस्सा नहीं चाहिए, हम बाहर सपोर्ट कर देंगे। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास ऑफर रहा, लेकिन कहा जाता था कि राहुल गांधी से गारंटी चाहिए था नीतीश और नायडू को। तो जब चर्चा यह उठ रही है कि अभी जो 9 मार्च से और 13 अप्रैल तक यह जो पार्लियामेंट सेशन चलेगा और इसमें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो 9 मार्च को स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ होना है, और ममता बनर्जी सभी इंडिया गठबंधन के घटक दलों से बात कर चुकी है, 200 प्लस सांसदों के हस्ताक्षर से महाभियोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाया जाएगा। इसी में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की भी सुगबुगाहट तेज हो रही है। और अविश्वास प्रस्ताव की अगर सुगबुगाहट है और चर्चा हो रही है, तो इसका मतलब आप यह कह सकते हैं कि नीतीश और नायडू दोनों से बातचीत करने के बाद ही यह फैसला इंडिया गठबंधन ने किया होगा अविश्वास प्रस्ताव का। तो अगर यह चीजें हैं तो इंडिया गठबंधन, आप मान सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में स्वागत की तैयारी नीतीश और नायडू की बड़ी जोर शोर से चल रही है, और इसीलिए अमित शाह पहुंचे हैं बिहार कि मान मनोबल भी कर लिया जाए, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी का जो दर्द छलका, वह दर्द बहुत पीड़ा भरा था। क्योंकि एक सरकारी कार्यक्रम में जाकर के और कांग्रेस को टारगेट करना और सिर्फ कांग्रेस पर बोलना और विपक्ष के नेताओं की तारीफ करना, यह हजम नहीं हुआ। क्योंकि नरेंद्र मोदी किसी के ऊपर रहम और दया और दोस्ती निभा ले, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि स्वार्थी किस्म के व्यक्ति नरेंद्र मोदी हमेशा से नजर आए हैं। ऐसे में 2 चीजें बड़ी हैं कि अगर यह चीजें हैं तो राहुल गांधी से नीतीश और नायडू दोनों की ही बात हो गई होगी। अगर नहीं होता तो इंडिया गठबंधन के अंदर जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के या महाभियोग को लेकर के, आप एक बार स्पीकर ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर भूल जाइए। आप यह सोच लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर ओम बिरला जीत जाएंगे, उनका इस्तीफा नहीं होगा, वह बच जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो होने वाला है 9 मार्च से 13 अप्रैल के बीच, वही तो सरकार के लिए बहुत घातक है, जो सरकार का बच पाना बड़ी मुश्किल लग रहा है। और मोदी को इसी बात का डर लग रहा है, क्योंकि ऐसे ही पीरियड थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिरी थी और मायावती ने वोट नहीं दिया था।
तो यह बजट सेशन नरेंद्र मोदी को यह लगने लगा है कि अब हमारी सरकार चली जाएगी। ऐसे में नीतीश नायडू पहली बार जब 9 मार्च और को यह स्पीकर ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगा और वोटिंग होगा तो बाइकआउट कर जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं वोटिंग डालने से, या वोट डालते हैं तो पक्ष में डालते हैं या विपक्ष में डालते हैं। शुरू में ही अगर पक्ष में नहीं डाला तो सरकार संकट में आ जाएगी, सरकार के खिलाफ तुरंत अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा और बजट का बात तो भूल ही जाइए। लेकिन महाभियोग भी आना है और यह सारी चीजें एक बहुत बड़े चक्रव्यूह रचना को रचा जा रहा है। एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचना रची जा रही है और नरेंद्र मोदी इसमें बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। तो वही पीड़ा, उनका दर्द झलक रहा था, बोल के कांग्रेस को कोस रहे थे। एआई समिट में जो कांग्रेस ने शर्टलेस जो प्रदर्शन किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह नहीं बताया कि एआई समिट में चाइना के रोबोट कुत्ते को ले आकर के हमने अपना बना दिया, इसके बारे में नहीं बताया। यह नहीं बताया कि वहां महाभारत देखने के लिए पूरे एआई समिट को ही खाली करा दिया सबको और वहां सामान चोरी हो गए। नरेंद्र मोदी के पास इतना टाइम है कि 5 घंटा 6 घंटा पहले खाली करा के वहां जाके 4 घंटा महाभारत देख ले। तो फिर ढोंग करने की जरूरत क्या है? तो नरेंद्र मोदी इस वक्त बुरी तरह से फंस गए हैं और सरकार फंस गई है। ऐसे में कांग्रेस इनके लिए घातक है और कांग्रेस हमेशा घातक रही है। यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को यह पता है कि केंद्र की राजनीति में कांग्रेस ही है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की हैसियत रखती है। और इस वक्त नरेंद्र मोदी का यह चाल, जो कल घटक विपक्ष के लोगों को, जो डीएमके, चाहे फारूक अब्दुल्ला, चाहे नीतीश, चाहे ममता बनर्जी, चाहे अखिलेश यादव की जो तारीफों के पुल बांध रहे थे, उनको किसी न किसी तरह कांग्रेस से दूर करने के लिए, लेकिन वह भी जानते हैं कि इस वक्त अगर कांग्रेस का साथ छोड़े तो जनता उनका साथ छोड़ देगी। तो मोदी का यह भी दांव फेल, यानी कि मोदी के अंदर जो डर समा गया है सरकार जाने का, वह निश्चित माना जा रहा है कि इस बजट सेशन में यह सरकार जा सकती है, जो डर इनको सता रहा है। बाकी अगले प्रोग्राम में चर्चा करेंगे, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश और निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। और अब खबरों पर नजर रखिएगा। अब इस सरकार की अग्नि परीक्षा अब शुरू हुई है, अब शुरू हुई है। कोई भी साथ नहीं देगा जिस तरह से उलझी हुई है, लेकिन यह एक इंसानियत के तौर पर। लेकिन 12 सालों से हम लोगों ने देखा कि ईमानदारी पर बेईमानी हावी रही है, लेकिन उम्मीदें टूटती नहीं है। जब शाम को सूरज डूबता है तो इस उम्मीद के साथ लोग रात बिताते हैं कि सुबह सूरज उगेगा। थोड़ा लेट होता है उगने में, लेकिन सूरज उगना भूलता नहीं, उगता जरूर है। तो इसी तरह उम्मीद टूटती नहीं, थोड़ा निराश होता है इंसान, लेकिन उम्मीदें इतनी आसानी से नहीं टूटती। तो आप दर्शक ध्यान रखिएगा और आप दर्शकों से गुजारिश है इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।